आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस का बहुत सारा यूज़ है। क्या होता है रेजिस्टेंस, पहले ये समझेंगे और उसके बाद थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। कैसे समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग याद रखो। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर due to which it is the property of the conductor due to which it always opposes the motion of electrons. तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो क्या करता है, तो हमेशा अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन को। तो हम लोग समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है, सपोज ये हमने सेल लिया और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, स्विच अभी ऑफ है। जैसे ही स्विच हमने स्विच ऑन किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ और इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करेगा, इस तरफ ड्रिफ्ट करेगा। तो ये इधर जब जब जाता है तो ये पॉजिटिव आयन से टकराते हुए पहुंचता है, इस पॉजिटिव साइड पे पहुंचता है, जैसा कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ाया था। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है ये इसके स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन से टकरा कर इस साइड आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पीड को जो ब्रेक कर रहा है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये हम लोग समझते हैं। तो रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। और अगर कंडक्टर का लेंथ L मान लिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लेते हैं, अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म कंडक्टर है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये A एरिया है। तो आप और हम सभी जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I by Ohm's law, therefore V equals to Ri, where R is a constant called resistance. तो R is equal to क्या हो गया, V by I हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग सीधा सीधा कहते हैं ओम। तो अगर कहा जाए ओम इज इक्वल टू, तो ओम इज इक्वल टू आप कहोगे वोल्ट पर एम्पियर। तो it can be defined as if 1 volt of potential difference is applied across the conductor। अगर यहाँ हम 1 volt potential difference अप्लाई करते हैं, 1 volt potential difference अप्लाई करते हैं और इस रास्ते में अगर 1 एम्पियर का करंट जाता है, तो हम समझेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 ओम है। अगर सपोज करो कि अगर हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, अगर यहाँ आमीटर हम लगा दें, आमीटर में चेक कर लें करंट का वैल्यू, और अगर हम 2 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करें, वोल्टेज हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर के थ्रू हम बैटरी का वोल्टेज मेजर कर लेंगे। वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, तो पैडल में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं और आमीटर के थ्रू करंट मेजर करते हैं। तो अगर 2 वोल्ट का हम पोटेंशियल यूज करते हैं और करंट बाय द वे अगर इस पूरे सर्किट में 1 एम्पियर का है, तो कितने ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो 2/1 इज इक्वल टू 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो वोल्ट पर एम्पियर, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, तो रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो आपके पास वोल्टेज अगर पता है और करंट पता है कंडक्टर में, तो आप उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इस तरह से, इस मेथड से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई कहता है कि रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, तो रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर है। किसका स्पीड ब्रेकर है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड ब्रेकर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के भीतर पॉजिटिव आयन से टकरा कर दूसरी तरफ जाता है और इस टकराने के दरमियान, इस कोलिजन के दरमियान जो उसका स्पीड लॉस होता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो it can be states as it is the property of the conductor due to which it always opposes, क्या अपोज करता है, the motion of electrons। इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो चार्ज जो है वो किधर जा रहा है,
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हो। ये अगर सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, यहां हमने सेल कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अगर स्विच ऑन है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये फेस हो गया और नेगेटिव टर्मिनल ये फेस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर देगा, अपोजिट टू इट, अपने अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड मूवमेंट लेगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो बीच में किससे टकराता है, पॉजिटिव आयन से टकराता है, और टकरा कर फिर वो कहाँ पहुंचता है, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज इंड की तरफ पहुंचता है। तो इस दरमियान जैसे जैसे अगर आप समझो कि इसमें बहुत सारा क्रॉस सेक्शन है, अगर हम ये क्रॉस सेक्शन काट लें, ये अगर क्रॉस सेक्शन काट लें, ये अगर क्रॉस सेक्शन काट लें, ऐसे अगर हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो इस यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। हर जगह इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पूरे कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। तो मान लीजिए ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, ये फेस 3 है, ये फेस 4 है। इस तरह से बहुत सारा फेस होगा, ये बहुत सारा क्रॉस सेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो नज़दीक में क्रॉस सेक्शन है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन के नज़दीक में कौन है, तो 2 है। 2 से सारा इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस साइड आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इस तरफ आएगा। और जैसे ही इस पूरे क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस जगह एक वैकेंट स्पेस हो जाएगा, और ये कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से अब थर्ड क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब इस फेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, तो इस फेस में भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आ जाएगा, आई मीन पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से बाहर आएगा तो उस क्रॉस सेक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से आप समझते हो कि पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, तो अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ये कंडक्टर है, ये सेल लगा हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ये क्रॉस सेक्शन हुआ। तो एज वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के भीतर, और ये टर्मिनल पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फर्स्ट फेस के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या सेकंड फेस के, तो फर्स्ट जो कि नजदीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस स्थान को छोड़कर इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा, यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां भी कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां भी कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं किधर से किधर हो रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट हम लोग हमेशा समझते हैं किधर होता है, फ्रॉम positive terminal to negative terminal. This is the direction of conventional current and it is along the movement of positive charge. इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है, उधर किसका डायरेक्शन मानते हैं हम लोग, करंट का डायरेक्शन मानते हैं। और ये करंट एक्चुअली कौन सा करंट कहलाता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, तो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो हमेशा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के कारण, हर फेस से एस्केप करने के कारण उस फेस में पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पहले फर्स्ट फेस पे जनरेट हुआ, फिर सेकंड पे जनरेट हुआ, फिर थर्ड पे जनरेट हुआ। इस तरह से फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है करंट का, करंट के डायरेक्शन का। और इस दरमियान जो भी कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच, वो जो स्पीड ब्रेकर होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम लोग ओम्स लॉ से समझते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और V इज इक्वल टू आई आर से R इज इक्वल टू V बाई आई हो गया, तो वोल्ट पर एम्पियर कॉल्ड ओम। इफ 1 वोल्ट ऑफ potential difference is applied across the conductor and if there will be 1 ampere of current flow through it, then there will be the resistance of that conductor will be 1 ohm। तो ये हुआ 1 ohm का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस कैसे समझेंगे हम लोग? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्लास 9th में भी 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट बना, where rho is a constant known as resistivity of the conductor, where rho is a constant called the resistivity of the conductor। रो एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या मानते हैं? तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी सबसे पहले देखते हैं। आर इज इक्वल टू कितना हुआ? तो रो एल बाई ए, देयरफॉर रो इज इक्वल टू व्हाट? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, और ये कैंसिल हो गया। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना हुआ? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम इनटू मीटर कह सकते हो आप लोग। और इसको सिंबल में कैसे लिखोगे? तो ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी है क्या? क्या रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बना या रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी बना? तो आप और हम लोग ऐसे समझेंगे, रेजिस्टिविटी से ही रेजिस्टेंस बनता है, ना कि रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी। हम लोग याद रखेंगे, रेजिस्टिविटी से क्या बनता है? तो रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बनता है। तो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का वो रेजिस्टिविटी होता है, और रेजिस्टिविटी से क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जो डेफिनेशन हमने रेजिस्टेंस का लिखा था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली ये डेफिनेशन रेजिस्टिविटी का है। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आप सेम लिख सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेजिस्टिविटी में जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और एरिया से डिवाइड करते हैं, तो ये रेजिस्टिविटी में लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और एरिया से डिवाइड करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉपर्टी वही रहा, रेजिस्टिविटी वाला ही। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन और रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन दोनों बात बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले रेजिस्टिविटी आया है रेजिस्टेंस, तो आप कहोगे पहले रेजिस्टिविटी देन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों का डेफिनेशन सेम है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया? तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप लेंथ बढ़ा देते हो, लंबे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा और पतले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पतले कंडक्टर का एरिया कम होगा, तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मोटे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो अगर एक छोटा कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही है, और एक लंबा कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो आप कह सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1। और सिमिलरली एक मोटा कंडक्टर है और एक पतला कंडक्टर है, लेकिन दोनों का लेंथ उतना ही है। इसका भी लेंथ वही है, इसका भी लेंथ उतना ही है, बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इसमें लेंथ L1 था और इसका लेंथ L2 था, लेकिन इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। तो लेंथ के डिफरेंट होने के कारण जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और लेंथ के सेम रहने के कारण जिसका एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी इसका रेजिस्टेंस अगर हम R2 मानते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम R1 मानते हैं, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। वाई सो? बिकॉज R2 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, ऐसा कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। तो क्या रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा? तो नहीं, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? तो आप याद रखोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल एंड its temperature.
तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर एक कॉपर का कंडक्टर है और एक आयरन का कंडक्टर है, दोनों का एरिया और लेंथ अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी दोनों का डिफर कर जाएगा, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया। और आप ये याद रखना कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और वो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि 0 केल्विन अगर हम लेते हैं, 0 केल्विन पे ऑलमोस्ट रेजिस्टिविटी 0 होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है? बढ़ता जाता है। मीन्स रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिकली ये ग्राफ आता है। और किस पे डिपेंड करता है? तो मटेरियल पे। तो ग्रेटर इज द टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ग्रेटर is the temperature, greater will be the resistivity. Greater will be the resistivity of the conductor. Is that clear? तो ये रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस हुआ। किस पे डिपेंड किया ये? तो मटेरियल और टेम्परेचर पे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या रेजिस्टेंस भी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो हाँ, बिल्कुल करेगा। अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड किया? तो रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस तो इन चारों में से कोई भी बदल जाएगा तो भी बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो आप लोग याद रखोगे, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब इसको थोड़ा सा और हम रिजॉल्व करते हैं। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये कहां से आया? तो आप सबसे पहले समझो, रेजिस्टेंस किससे बना है? तो रेजिस्टिविटी से बना है। रेजिस्टेंस किससे बना है? तो रेजिस्टिविटी से बना है, यानी रेजिस्टिविटी से टर्न होकर रेजिस्टेंस बना। अच्छा, रेजिस्टिविटी किससे बना है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो याद रखना आप लोग, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी बना है, और रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बना है। यानी कंडक्टर में सबसे पहले क्या आता है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आता है, उससे क्या बनता है? तो रेजिस्टिविटी बनता है, और रेजिस्टिविटी के बाद क्या बनता है? तो रेजिस्टेंस बनता है। तो अब हम लोग इन बातों पे फोकस करेंगे और कैसे समझेंगे ये कैसे बनता है। तो देखो, एज वी ऑल नो दैट कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आप लोग क्लास 11th में थर्मल एक्सपेंशन पढ़े थे, तो अगर मान लो एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक वायर है जो छोटा वायर है और एक दूसरा वायर है जो लंबा वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, ये L1 लेंथ है और ये L2 लेंथ है। इस वायर को हमने एक्सटर्नल फोर्स से खींचा, इस वायर को हमने एलोंगेट करना चाहा। इस वायर सेम मटेरियल का दूसरा वायर है, इसको भी हम एलोंगेट कर रहे हैं सेम फोर्स से। तो चेंज इन लेंथ किस में होगा? L1 में ज़्यादा होगा या L2 में ज़्यादा होगा? तो आप याद रखो, चेंज इन लेंथ जब भी होगा तो इसमें मान लो इतना लेंथ चेंज हुआ तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज होगा। इसमें ज़्यादा क्यों चेंज होगा? इसमें ज़्यादा क्यों चेंज होगा? उसका कारण ये है कि इसमें मटेरियल ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा मटेरियल है उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, और जिसमें कम मटेरियल है उसकी लंबाई कम बढ़ेगी। आप फोर्स उतना ही दे रहे हो, बट जो छोटा है पहले से उसमें चेंज इन लेंथ भी कम होगा, और जो लंबा है पहले से उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा। यानी चेंज जो है, डायमेंशन जो बदल रहा है, वो उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इन्वर्सली? तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यानी अगर हम कहते हैं चेंज इन लेंथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ के। ठीक है, उसी तरह से चेंज इन रेजिस्टिविटी, मान लो किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो चेंज होगा वो भी ज्यादा ही चेंज होगा, और पहले ही बहुत ही कम रेजिस्टिविटी है तो उसमें कितना परिवर्तन होगा? बहुत कम परिवर्तन होगा।
ठीक है। और किसी में बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो उसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर वगैरह अगर बढ़ा देते हैं तो उसमें चेंज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा चेंज होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी, और कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इस तरह से वैरी करता है। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा रो डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज अ constant called the temperature coefficient of resistivity, temperature coefficient of resistivity। तो अब आप लोग समझ रहे हो कि अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो अल्फा कैन बी स्टेट्स एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूला से आप अल्फा का वैल्यू निकालो तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा रो बाई रो डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो डेल्टा रो यही रहेगा, रो डेल्टा टी इस साइड आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस इज पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एज the change in resistivity, फिर देखिए ये डिवीजन है तो इसको हम लोग बोलेंगे पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फिर से एक बार, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया। अब आप कहोगे कि इसका यूनिट क्या है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है, इसका भी यूनिट ओम मीटर कट गया तो नीचे चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको आप कह सकते हो पर केल्विन, ये एसआई यूनिट है, या आप कह सकते हो केल्विन -1, हम लोग कह सकते हैं केल्विन -1। और पर डिग्री सेल्सियस भी आप कह सकते हो, सीजीएस में पर डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। तो what is the unit of temperature coefficient of resistivity? It is per Kelvin. So it can be defined as the change in resistivity per unit resistivity per unit change in temperature. अब इस इक्वेशन को फिर से हम लोग देखते हैं। we have delta rho is equal to alpha rho delta t। सपोज किया कि T1 टेम्परेचर था और उस समय रेजिस्टिविटी ρ1 था और उस समय रेजिस्टिविटी रो था। सपोज करते हैं कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो था, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो डैश हो गया और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा है, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, रो डैश माइनस रो अल्फा रो डेल्टा टी आप लिखोगे T2 माइनस T1, ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया डेल्टा टी को हमने लिखा T2 माइनस T1। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनिशियल कितना था, रो था, तो इनिशियल रो है। अल्फा क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और डेल्टा रो यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी को हम लोग कहेंगे फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। और इसको आगे अगर हम प्रोसीड करें तो रो डैश इज इक्वल टू रो प्लस अल्फा रो, और इसको डेल्टा टी भी आप लिख के रख सकते हो और T2 माइनस T1 भी कह सकते हो। तो यहां से रो कॉमन आ जा रहा है, क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज फाइनल रेजिस्टिविटी। यानी अगर हमें इनिशियल रेजिस्टिविटी पता है, रो हमें पता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पता है और चेंज इन टेम्परेचर पता है, देन वी कैन इजिली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फाइनल रेजिस्टिविटी। हमें फाइनल रेजिस्टिविटी निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है आपको 10+2 में, और इंजीनियरिंग मेडिकल में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको याद रखोगे। अब हमारे पास एक नया कांस्टेंट जो बना था, उस कांस्टेंट का क्या नाम था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये किस पे डिपेंड करेगा, क्या ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, नहीं। हाँ, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये टेम्परेचर पे भी नहीं डिपेंड करता। ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप याद रखो अल्फा, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी,
resistivity. It only depends upon the material of the conductor. तो अल्फा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी अगर कॉपर का कंडक्टर है और आयरन का कंडक्टर है तो मटेरियल चेंज हो गया तो दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट यहां से क्लियर हुआ कौन किस चीज से बना है। तो आप सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले क्या आया? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे क्या बनता है? इससे बनता है रेजिस्टिविटी बनता है, और रेजिस्टिविटी से क्या बनता है? तो रेजिस्टेंस बनता है। ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आया? फर्स्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सेकंड में क्या आया? तो रेजिस्टिविटी, और थर्ड में क्या बना? तो रेजिस्टेंस। लेकिन आप लोगों को बुक्स में उल्टा पढ़ाया जाता है, या कभी भी सबसे पहले आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर रेजिस्टिविटी, और तब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लेकिन प्रैक्टिकली जब इसका पता चला था तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी समझे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी से हमें रेजिस्टिविटी के बारे में पता चला, फिर रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बनता है। तो अब आप लोग समझ रहे हो कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया? तो रेजिस्टेंस 4 चीज पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड मटेरियल पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आप लोग समझ गए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब एक चीज हम लोग देखेंगे कि ये ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, दिस इज आई एंड इफ इट इज वी, वी और आई का ग्राफ क्या होगा? तो ये रेजिस्टेंस होगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आई, और ये लीनियर ग्राफ होगा। और ये तब तक लीनियर होगा व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर नहीं बदलता है, लेबोरेटरी का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, तो जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े थे, वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, राइट? ये होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी कर जाता है तो इट इज नॉन लीनियर। ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा, यानी यहां से ग्राफ फिर टर्न कर जाएगा। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में यही सब ये बताया जाता है कि ओम्स लॉ फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा वेरिएबल टेम्परेचर पे। ओम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड होता है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड होता है। ये आप लोग समझ गए अच्छे से। अब थोड़ा एक दो और ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये हुआ टेम्परेचर और ये हुआ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है हम लोग जानते हैं ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ये ग्राफ होता है, और ये किसके लिए होता है? तो कॉपर के लिए होता है। तो कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर? तो गुड कंडक्टर आप कह सकते हो, गुड कंडक्टर। और सिमिलरली अगर हम लोग ये लें, ये रेजिस्टिविटी है और ये इसका यूनिट ओम मीटर है, ये टेम्परेचर है, ये ग्राफ है, ये नाइक्रोम के लिए होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो नाइक्रोम जो होता है एक बैड कंडक्टर माना जाता है। बैड कंडक्टर मीन्स हाईली रेजिस्टिव मटेरियल कहलाता है। और हाईली रेजिस्टिव मटेरियल अगर है तो टेम्परेचर अगर हम केल्विन में मेजर करें तो 0 केल्विन पे भी अगर हम देख रहे हैं तो 0 केल्विन पे भी थोड़ा बहुत रेजिस्टिविटी इसमें है, मीन्स इसलिए ये हाईली रेजिस्टिव है।
लेकिन जनरली कंडक्टर में क्या होता है कि 0 केल्विन की अगर बात करें तो 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी एकदम 0 लगभग होता है, यानी जब रेजिस्टिविटी 0 है तो रेजिस्टेंस भी 0 होगा। और हम लोग देखते हैं कि नाइक्रोम में 0 केल्विन पे भी रेजिस्टेंस है, आई मीन रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस भी होगा। और उसके बाद ये लीनियर ग्राफ होता है, यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाते हो तो रेजिस्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में अगर हम देखते हैं तो सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, ये टेम्परेचर हुआ और ये रेजिस्टिविटी हुआ, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है और ये इस तरह से आता है ग्राफ। इट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी घट जाता है। किसके लिए? फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन हुआ या जर्मेनियम हुआ ETC, इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो हम लोग चैप्टर 14 जो सेमीकंडक्टर आएगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और यहाँ भी रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो ये एक तरह से बैड कंडक्टर हुआ और ये गुड कंडक्टर हुआ और ये सेमीकंडक्टर हुआ। तो ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लें, ये प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है। तो ओम्स लॉ कहाँ वैलिड है? तो ओम्स लॉ गुड कंडक्टर के लिए वैलिड है और तब तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट नहीं है तो इन सभी कंडीशन पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये होता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में आप कह सकते हो कि ओम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर और फॉर ओहमिक कंडक्टर। अब आप कहोगे कि ओहमिक कंडक्टर कौन है? तो कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, यानी वैसा कंडक्टर जो क्या करता है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वो ओहमिक कंडक्टर कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोग सब समझ रहे होंगे। ये रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा उलट दें। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? तो देखो, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ऐसे सिग्मा से, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आप और हम सब जानते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच हेल्प्स टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन। यानी कंडक्टर में कोई बहुत ही अच्छा कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्ट मूव करेगा। इसका मतलब उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं है, उसमें क्या ज्यादा है? तो उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो अब कंडक्टिविटी क्या कह सकते हो? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी कह सकते हैं। तो 1 बाई रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब इसको ध्यान से देखो आप लोग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सिंबल हम लोग देख रहे हैं, ये सिंबल कुछ ऐसा है। इसको अगर हम उलट देते हैं, इसको हम लोग अगर ऐसे रिवर्स कर देते हैं तो रेजिस्टिविटी को उलट दो तो आप ऐसा हो जाएगा ये। तो देखो, कंडक्टिविटी का सिंबल कुछ इसी तरह का है। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? ओम मीटर था ना। अब इसको आप कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो ओम ऊपर चला जाएगा, मीटर भी ऊपर चला जाएगा। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को आप लिख सकते हो ओम -1 मीटर -1। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब इस यूनिट को थोड़ा सा और हम लोग ऐसे करें, ओम -1 ओम -1 इंटू मीटर -1, ओम -1 इंटू मीटर -1। ये यूनिट हुआ किसका? रेजिस्टिविटी का। ओम -1 को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, साइमन बोलते हैं, SIMEN, साइमन। ओके, साइमन मीटर -1 या साइमन पर मीटर,
साइमेंस पर मीटर भी कह सकते हो आप। तो बहुत सारा यूनिट हो गया कंडक्टिविटी का। ओम -1 क्या कहलाएगा? तो साइमन कहलाएगा। साइमन पर मीटर भी कह सकते हैं और साइमन मीटर -1 भी कह सकते हैं। तो कंडक्टिविटी ये हुआ। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? कंडक्टिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच it always helps to flow the electrons inside the conductor। यानी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। और किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो ज्यादा बेटर डेफिनेशन यही होगा कि आप कहोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। और एक डेफिनेशन आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, जे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट इज इक्वल टू जे इक्वल्स टू एनी वीडी, जिसमें वीडी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, आपको याद होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था ई टाउ डैश रिलैक्सेशन टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोग को याद होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। और इसी में हम लोग J इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया ई टाउ डैश बाई m इंटू ई। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया NE² टाउ डैश बाई m इंटू ई। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से, करंट डेंसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसमें जो ये कांस्टेंट है, दिस इज व्हाट? कंडक्टिविटी। इसे ही हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। वेयर सिग्मा कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट इज इक्वल टू NE² टाउ डैश बाई m। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देखोगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगा। आप लोग सब जानते होंगे NE² टाउ डैश बाई m को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कांस्टेंट है और ये कहलाता है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सो J इक्वल्स टू सिग्मा E, और सिग्मा को हम लोग कह सकते हैं 1 बाई रेजिस्टिविटी। करंट डेंसिटी को कहते हैं करंट पर यूनिट एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अगर इस कंडक्टर का वोल्टेज V है, लेंथ L है, और हमने इसमें V वोल्ट अप्लाई किया है वोल्टेज, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो V इज इक्वल टू होता है EL, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई L। तो यहां से V इज इक्वल टू होता है रो L बाई A इंटू I, जिसमें रो L बाई A ये R कहलाता है, RI, तो हम लोग V इज इक्वल टू IR कहते हैं। ये हुआ ओम्स लॉ। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ये रेजिस्टेंस मिला हमें। तो कंडक्टिविटी आपने अच्छे से समझ लिया, कंडक्टिविटी क्या होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जब मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कंडक्टिविटी भी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा? घटेगा। जब रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर के घटाने से टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होगा? घटेगा ना। तो एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी रेजिस्टिविटी जब भी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, और रेजिस्टिविटी जब भी घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो अब हम लोग के पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस